हेलो गाइस, आज हम इस वर्डप्रेस के मॉड्यूल में देखेंगे कि हमने जो लोकल पे वेबसाइट बनाई थी उसको हम लाइव सर्वर पे कैसे अपलोड करेंगे। देखिए, लाइव सर्वर पे अपलोड करने का मतलब है जो हमारी लोकली वेबसाइट बनी हुई है, जो हमने htdocs के अंदर फोल्डर बना रखा है, उसको मैं लाइव सर्वर पे क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हमने डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज किया था और वो डोमेन और होस्टिंग कैसे कनेक्ट हुई थी। अब के प्रोसेस में जब हमारी होस्टिंग कनेक्ट ही हो चुकी है तो उस होस्टिंग में हम अपना डेटा क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। डेटाबेस कैसे बनाएंगे, क्लियर कर देता हूं। देखिए, डेटाबेस वहां भी बनाना पड़ेगा, वहां आपको यूजर भी बनाना पड़ेगा, वहां सारे सेटअप्स अपने को क्या है करने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोकली काम करते हैं तो लोकल पे अपने डेटाबेस का नाम रखते हैं, यूजर रूट रखते हैं, पासवर्ड ब्लैंक रखते हैं, मगर अपने को थोड़ा टेक्निकली काम करना पड़ेगा, कुछ फाइल्स में अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। GoDaddy के अकाउंट में आप लोगों को क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना। उसके थ्रू आप सी पैनल ओपन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी सी पैनल ओपन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। ये जो हमने वेबसाइट बनाई थी ई-कॉम, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिएगा लोकल होस्ट ई-कॉम वेबसाइट, और जो हमने कल डोमेन लिया था वो था digitaltayari.in। इस पे हमने एक नॉर्मल टेस्ट किया था और यहाँ पे वेलकम टू WS क्या हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट खुलनी चाहिए, ये वाली जो हमने लोकल पे बना रखी है। इसको मैं लाइव करना बताऊंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप तरीके से देखिएगा तो आप लोगों को चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये इस डोमेन पर हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये अपना क्या है, GoDaddy का पैनल है, जहां पे मैंने अकाउंट को क्या कर रखा है, ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। तो आप लोग भी लॉग इन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लॉग इन दिखा रहा होगा, नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे माई प्रोडक्ट है, अकाउंट बिलिंग है। तो मैं माई प्रोडक्ट में जाऊंगा क्योंकि माई प्रोडक्ट के अंदर ही हमारी होस्टिंग होगी। देखिए, मैंने क्या कहा था, डोमेन पे अब आपका काम नहीं है, डोमेन कनेक्ट हो चुका है होस्टिंग पे, तो होस्टिंग का ही काम है। होस्टिंग पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लेके जाना पड़ेगा और सेटअप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट होस्टिंग पे चले जाएंगे। देखिए, ये वेब होस्टिंग है और यहां से देखिएगा लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्टर लाइनेक्स विथ सी पैनल। जो हमने लाइनेक्स होस्टिंग ली थी उसमें सी पैनल क्या होता है, फ्री मिलता है। अब सी पैनल होता कहां पे है और सी पैनल ओपन कैसे होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप डायरेक्ट ये डोमेन का नाम जो है digitaltayari.in और यहाँ पे ब्राउजर पे जाके लिखेंगे और इसके आगे सी पैनल लिख देंगे तो आपका सी पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर यूजर नेम पासवर्ड कहां से मिलेगा। यूजर नेम पासवर्ड आपको GoDaddy के थ्रू मिल जाएगा, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आप इसके थ्रू भी डायरेक्ट सी पैनल में जा सकते हैं। और मैं क्या कर रहा था, मैं आपको अकाउंट से इसको क्या करूंगा, ओपन करके दिखाऊंगा। क्योंकि हमने GoDaddy का खरीद रखा है तो GoDaddy से डायरेक्ट सी पैनल में कैसे जाएंगे, फिर वो लॉगिन नहीं पूछेगा क्योंकि आप डायरेक्ट GoDaddy से ओपन करेंगे और GoDaddy से सी पैनल में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट ओपन करने का तरीका था। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सेट करते ही होस्टिंग का पूरा पैनल आपके सामने क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसको मैं एक बार के लिए क्या कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ। अब अपने को यहाँ पे मैनेज पे जाना। देखिए, इसके आगे मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैनेज पे जाएंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा जहां पे वो सी पैनल एडमिन बोलेगा। देखिए, सी पैनल एडमिन मतलब आप डायरेक्ट ही सी पैनल में क्या हो रहा है, एंटर हो रहे हैं। अगर आपको सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे digitaltayari.in है, ये आपका यूजर नेम है और यहां से आप पासवर्ड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं नया पासवर्ड। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा पासवर्ड, तो मैं यहां से पासवर्ड को क्या कर सकता हूं, जनरेट कर सकता हूं, न्यू पासवर्ड यहाँ पे रख सकता हूं। तो आप न्यू पासवर्ड रख के डायरेक्ट ही सी पैनल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये अपना सी पैनल को ओपन करने का तरीका होगा। ये यूजर नेम होगा, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं सबलाइन फाइल में ओपन कर देता हूं एक बार। देखिए, सबलाइन फाइल मैंने ओपन कर दी। मैं यहाँ पे यूजर नेम को रख देता हूँ, ये अपना क्या है, यूजर नेम है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए, ये यूजर नेम हो गया अपना, और पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड हम वहां पे क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो जो भी आप पासवर्ड रखेंगे वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो पासवर्ड अपना क्या होगा, काम आएगा। तो ये यूजर नेम और ये अपना क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के लिए आपको यहां से क्या कर लेना, पासवर्ड जनरेट कर देना। जो भी पासवर्ड रखते हैं आप, जो भी पासवर्ड रखने के बाद आपको क्या करना है, digitaltayari.in पे जाना है और यहां पे सी पैनल ओपन कर देना है। सी पैनल ओपन करेंगे और ये जो यूजर नेम है और जो हमने पासवर्ड जनरेट करेंगे वो वहां पे क्या कर देना है, पास कर देना है। पास करते ही अंदर का पैनल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब कैसा पैनल खुलेगा वो मैं आपको क्लियर कराता हूं। तो डायरेक्ट भी आप सी पैनल को ओपन कर सकते हैं। देखिए, यहां मैं अकाउंट पे जाएंगे, यहां से सी पैनल एडमिन ओपन करता हूं। तो ये जो इंटरफेस खुल रहा है वो आप सी पैनल से लॉगिन करेंगे, वही इंटरफेस आपके क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। सेम ये इंटरफेस है, इसी इंटरफेस पे आप प्रोजेक्ट को क्या करने वाले, लाने वाले। अब ये इंटरफेस डायरेक्ट आप यहां से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बस अपने पास सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने GoDaddy से इसलिए बताया कि आप लोगों के पास क्लियरिटी हो कि मैं कहां से गया हूं सी पैनल को ओपन करने के लिए। और सी पैनल जो है वो होस्टिंग का पार्ट होता है, ये मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इसी होस्टिंग के अंदर हम डेटा को क्या करने वाले, स्टोर करने वाले हैं। अब अपने को देखो करना क्या है। देखिए, सबसे पहले अपने को डेटाबेस बनाना है, यहाँ पे ऑनलाइन भी।
क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो डेटाबेस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और डेटाबेस बनाने के बाद जो लोकली डेटाबेस है यहाँ पे, उस डेटाबेस को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे PHP MyAdmin लिखा है, MySQL डेटाबेस लिखा है, MySQL डेटाबेस विजार्ड लिखा है। तो आपको MySQL डेटाबेस विजार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा जहां पे वो डेटाबेस का नाम पूछेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपने होस्टिंग ली है उसके अंदर एक ही डेटाबेस बन सकता है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट सेटअप हो पाएगा। ecom वेबसाइट नाम से क्या कर रहा हूं मैं, डेटाबेस को क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। देखिए अब डेटाबेस अपना क्या हो गया, क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे एरर आ गई थी, आप नाम रख दीजिएगा, क्यों नाम की वजह से, छोटा कैरेक्टर होने की वजह से क्या कर रहा था, एरर दे रहा था। तो मैं यहाँ पे ecom वेबसाइट को यहाँ पे क्या कर लूंगा, लिख लूंगा, क्योंकि अपने को ये जरूरत पड़ेगी आगे। तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, DB नेम। क्लियर ध्यान रखिएगा, ये DB नेम के नहीं, ये वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि अपन सेटअप ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो ये डेटाबेस के नाम को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। देखिए यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब यूजर नेम क्या होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यूजर नेम जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, रूट देते थे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ecom web नाम से बना दिया। देखिए यूजर नेम आपका क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स का ही होना चाहिए। हम पासवर्ड क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो ये जो यूजर नेम है ये भी अपने को क्या करना है, रखना है। जैसे मैंने DB नेम को रख दिया था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर नेम को भी यहाँ पे रख देता हूँ। तो यूजर नेम क्या है, ecom_web। अब आते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे अपने को पासवर्ड भी रखना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप जो बनाएंगे वो आपको पता होना चाहिए, तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ecom@123 नॉट करके लिया है मैंने, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी पास कर दिए, ecom123 नॉट। ये ध्यान रखना है आपको, यूजर नेम ध्यान रखना है, डेटाबेस ध्यान रखना है, पासवर्ड ध्यान रखना है। और इस पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर लेता हूँ एक बार। देखिए तो मैं ecom@123 नॉट यहाँ पे क्या करूंगा, यूज कर लूंगा। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये अपना DB नेम हो गया, ये अपना यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड, और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे यूजर। देखिए यहाँ पे DB भी खुद क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पे यूजर भी खुद क्रिएट करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा क्लियर, कि जब भी आप लाइव पे काम करेंगे तो ये चीज करनी पड़ेगी। और आपको ऑल प्रिविलेज दे देना इसको, मतलब यहाँ पे जो यूजर बना है वो डिलीट अपडेट सब कर सकता है। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, अब आपका डेटाबेस क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अपने को पता कैसे चलेगा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे सी पैनल पे जाइएगा। देखिए और सी पैनल पे जाके यहाँ पे PHP MyAdmin को ओपन करिएगा। PHP MyAdmin को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ecom वेबसाइट बना हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी खाली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल्स लेके आनी पड़ेंगी। और टेबल्स कौन सी लानी है, जो अपने लोकल पे वेबसाइट चल रही है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, डायनेमिक वेबसाइट पे काम करते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट पे जब हम काम करते हैं तो ये हमारा क्या है, डेटाबेस है जो हमने लोकली बनाया है। इस लोकली डेटाबेस को हमें लाइव सर्वर के डेटाबेस पे क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि पहले डेटाबेस की साइट से हम क्लियर करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। देखिए इसके लिए प्रोसेस ये होगा कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए। इसको एक्सपोर्ट करते ही ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करते ही एक SQL की फाइल डाउनलोड होगी। उस SQL की फाइल को अपने को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ पे, लाइव सर्वर पे। ये देखिए लाइव सर्वर का है ecom_ वेबसाइट, ये लोकल सर्वर पे है जो अपनी वेबसाइट का नाम क्या है, ecom वेबसाइट। अब आते हैं लॉजिक की बात। लॉजिक की बात ये है कि यहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड करते समय इस डेटाबेस को सबलाइन में ओपन करिएगा। और सबलाइन में न्यू टैब पे यहाँ पे ओपन करिएगा। और न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये प्रोसेस दिख जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर है। और अपने को ये नहीं देखना, अपने को क्या करना है मैं बता देता हूँ। अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस क्या करता है, लोकली URL स्टोर करके रखता है। लोकली URL स्टोर करने का मतलब यहाँ पे लोकल का URL उसने स्टोर करके रख रखा है। देखिए मैं यहाँ पे फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट, देखिए लोकल होस्ट ecom- वेबसाइट URL यहाँ पे क्या कर रखा है, स्टोर करके रख रखा है। अब हम वेबसाइट को करने वाले हैं लाइव, और लाइव किस पे करने वाले हैं, digitaltayari.in पे। तो अपने को ये लोकल सर्वर का URL क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकली डेटाबेस हमने डाउनलोड किया है। और रिप्लेस करने के बाद आप वहां पे क्या कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबलाइन या नोटपैड जो भी होगा वो आपके पास ओपन कर लीजिएगा। यहां से Ctrl+H करके, Ctrl+H करने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट का URL है लोकल होस्ट ecom वेबसाइट, यहां पे आपको वो URL पास करना है जो आपकी लाइव वेबसाइट का है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे लाइव वेबसाइट का URL देखते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, digitaltayari.in। तो मैं यहां से इस URL को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पे सबलाइन में जाऊंगा और यहां पे पास कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट ecom- वेबसाइट, ये आपका क्या है, पूरा URL है लोकली। उसको हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, digitaltayari.in।
अगर आपका SSL सेटअप होता है, SSL सेटअप का मतलब HTTPS होता है, तो आप यहाँ पे S के साथ में रिप्लेस करेंगे। अगर www होता है तो www के साथ में करेंगे। तो अभी मैं नॉर्मली अपने डोमेन के नाम से क्या कर रहा हूं, उसको ओवरराइट कर रहा हूं, जो भी लोकल का URL था, और यहां से इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करते ही जहां जहां लोकल का URL था, देखिए डाउनलोड करके किया है मैंने ऐसा नहीं किया कि लोकल की वेबसाइट को बंद कर दिया। लोकल की वेबसाइट का डेटाबेस डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद जहां भी लोकल का URL था उसको रिप्लेस कर दिया, जिस पे आप लाइव करने वाले हैं digitaltayari.in, इसको यहां से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे जहां पे अपने लाइव डेटाबेस को ओपन किया था, यहाँ पे ई-कॉम वेबसाइट, और यहां से हम इसको क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के लिए यही डेटाबेस था, इसके अंदर ही अब हमने क्या किया था, चेंजेस किए थे। तो मैं यहां से चूज फाइल कर लेता हूं, और देखिए डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स में यहाँ पे ई-कॉम वेबसाइट, यहाँ पे URL चेंज होना चाहिए इस डेटाबेस के अंदर। अगर URL चेंज नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट जो भी डेटा होगा, जो भी CSS होगा, जो भी कोड होगा, वो अपने लोकल सिस्टम से उठाने लग जाएगी, तो वो चलेगी नहीं। तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के बाद मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करते यहाँ पे दिखा देगा, और यहां से आप गो कर देंगे। गो करने के बाद अभी ये डेटाबेस सेटअप करने वाला काम होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपका डेटाबेस की टेबल क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। देखिए यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, और टेबल्स कितनी है यहाँ पे बता देंगे। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं तो टेबल भी दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे 43 टेबल्स इसके अंदर आई हैं, क्योंकि WooCommerce इंस्टॉल करने के बाद टेबल इसके अंदर आ जाती है। तो ये हो गया डेटाबेस। अब आते हैं प्रोजेक्ट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट भी तो अपने को लेके जाना है, ये डेटाबेस ले जाने से चलने वाला तो नहीं है। और प्रोजेक्ट अपना कहां पे पड़ा हुआ है, थोड़ा क्लियर देखिएगा, htdocs के अंदर। तो अपने को htdocs के अंदर जाना है, ये जैम के अंदर htdocs, जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जैसे ये मेरा फोल्डर का नाम है, क्या करूंगा, जिप फाइल में कन्वर्ट कर लूंगा। यहां से देखिए जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, वहां पे अपलोड करूंगा। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और अपलोड करने के बाद क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या लॉजिक होगा, वो मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। तो देखिए जब बन रही है तब तक अब मैं आपको बता देता हूं कि अपना अपलोडेशन का कोड कहां पे होगा। ये अपना क्या है, सी पैनल है। मैं आपको क्लियर करता हूं, इसको सी पैनल कहते हैं। सी पैनल में डायरेक्ट भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखिए सॉफ्टवेयर में जाके देखेंगे तो वर्डप्रेस आपके पास मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है, सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल ऑन एप्लीकेशन करेंगे तो अंदर की साइड वर्डप्रेस का सेटअप भी मिलेगा। मगर हमने वर्डप्रेस तो ऑलरेडी क्या कर रखी है, वेबसाइट बना रखी है। देखिए या यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया वर्डप्रेस। यहाँ से भी वर्डप्रेस को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपने को कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना, अपन की वेबसाइट बनी हुई है जो लोकल पे बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आपको कहां पे जाना है, वेब एप्लीकेशन पे नहीं जाना, फाइल में अपने को जाना पड़ेगा। फाइल में फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहां पे अपना कोड क्या होने वाला है, अपलोड होने वाला है जिप बनने के बाद। देखिए एक तो इस पैनल का काम होगा आपका, और एक इस पैनल का काम होता है डेटाबेस का। बाकी इतने पैनल का काम होता नहीं है। बाकी पैनल का काम कब होता है, जैसे अगर मुझे कोई नया डोमेन ऐड करना है इस होस्टिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस आपने एक ही डोमेन वाली होस्टिंग ली है, तो अभी तो आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे। तो एड ऑन डोमेन का मतलब नया डोमेन ऐड करना है, सब डोमेन बनाने का मतलब आप सब डोमेन भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये सी पैनल के अंदर ऑप्शंस होते हैं, जो हमें वो क्या करता है, फ्री में प्रोवाइड कराता है। ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं क्लिक करके। और जो अपना मेन समझने वाला ऑप्शन है वो है एक डेटाबेस, जहां हमने डेटाबेस विजार्ड से डेटाबेस बना दिया, यूजर्स बना दिया, पासवर्ड बना दिया। अब फाइल्स के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो अपने को फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर के अंदर अपने को पब्लिक HTML में जाना है। यहां पे आपका मेन कोड अपलोड होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप जो भी होस्टिंग खरीदते हैं, लाइनेक्स होस्टिंग की बात कर रहा हूं, लाइनेक्स होस्टिंग में अपने को क्या करना है, पब्लिक HTML के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML में जाना है। वहां पे अपनी वेबसाइट को क्या करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए ये अपनी जिप फाइल बनी हुई है, देखिए ये ई-कॉम वेबसाइट। मैं यहां से क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो अपलोड करने के लिए यहां से आप इसको क्या कर देंगे, अपलोड, और यहां पे देखिए ई-कॉम को ड्रैग करके लाके इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। देखिए आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितने MB की फाइल है। यहाँ पे देखिए 46 MB की फाइल है, तो ये अपलोड हो चुकी है। अभी देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप क्या करिए, रिलोड करिए। रिलोड करते ही जिप यहाँ पे दिख जाएगी। जिप दिखते ही आपको एक काम करना है, जो भी डिफॉल्ट में यहाँ पे फाइल्स बनी हुई हैं, जैसे आप होस्टिंग लेते हैं तो डिफॉल्ट फाइल बनी हुई आ जाती है, उन फाइल्स को डिलीट कर लेना है। देखिए कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे 44.html कर दिया, यहाँ पे index.php कर दी, और यहाँ पे लेआउट style.css। ये CGI बिन को नहीं करना, इसको आपको रहने देना। ये अपने प्रोजेक्ट को भी डिलीट नहीं करना। इन फाइल को सेलेक्ट करिएगा कंट्रोल के साथ, और यहां पे डिलीट पे क्लिक करिएगा। देखिए यह डिलीट पे क्लिक करके यहां पे इसको स्किप कर दीजिए, ट्रेस में नहीं भेजना, और कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आप यहां पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी फाइल नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने सारी फाइल्स तो डिलीट कर दी, और index.php भी डिलीट हो गया। हम यहीं पे जाएंगे। देखिए ये जिप फाइल होनी चाहिए जो हमने क्या किया, अपलोड किया है।
मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है, यहीं पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट करने पे सेम नेम का फोल्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि इसी नाम का फोल्डर यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस और करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, यूजर नेम बनाया था, डेटाबेस बनाया था, पासवर्ड जनरेट किया था, वो अपने को सेट करना पड़ेगा। फिर आपकी वेबसाइट इस सर्वर पे क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, और इस डोमेन पे जाके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको वेबसाइट दिख जाएगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको रुके रहना है, और यहाँ पे आपको ब्राउजर क्लोज नहीं करना। देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपके पास वेबसाइट आ गई है, यहाँ पे फोल्डर आ गया। अब आप जिप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, या आप अभी रहने दे सकते हैं, आप बाद में डिलीट कर दीजिएगा। अपने को क्या करना है, इसके अंदर का कोड, फोल्डर से वेबसाइट तो चलानी नहीं है, अपने को जो वेबसाइट चलानी है वो डायरेक्ट डोमेन के नाम से चलानी है। और यहाँ पे आया है फोल्डर, तो फोल्डर के अंदर का कोड अपने को मूव करना पड़ेगा पब्लिक एचटीएमएल में, क्योंकि ये कोड अपना वेबसाइट का कोड है, जो हमने क्या किया था, लोकली सेटअप किया था, जो लोकल में ये पड़ा हुआ कोड था। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके मूव। अब मूव कहां पे करना है, ये फोल्डर यहां से आप हटाइएगा, क्योंकि सेम नाम का फोल्डर बन जाता है, और डायरेक्ट ही आपको पब्लिक एचटीएमएल में मूव कर देना है। तो ये जो भी कंटेंट था वो पब्लिक एचटीएमएल में डायरेक्ट चला गया। देखिए मैं अप टू 1 लेवल आ जाता हूं, यहाँ पे ई-कॉम वेबसाइट खाली हो गया, क्योंकि इसके अंदर का ही डेटा मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। और आप इस फोल्डर को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। देखिए तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, स्किप करके डिलीट कर देता हूँ। वो जिप फाइल भी अभी डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये एक तरह की एरर देखिए देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया हमने, केवल डेटाबेस बनाया है, यूजर बनाया है, पासवर्ड को जनरेट किया है। अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी कहाँ पे करनी पड़ेगी, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेटा आपका दिख रहा होगा। अपने को जाना है wp-config.php फाइल में, यहीं पे देखिए ऊपर की साइड, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम देना है, डेटाबेस का नाम देना है, और पासवर्ड देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीबी नेम। डीबी नेम में आपको क्या नाम दे रहा है, जो हमने डेटाबेस का नाम जनरेट किया था। ठीक है, डेटाबेस का नाम वही सेट करना है। जब हम स्टार्टिंग पार्ट में क्या कर रहे थे, डेटाबेस विजार्ड में सेट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक नाम दिया था, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या करते हैं, दे देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम क्या कर रखा है, रख रखा है, ये अपना डेटाबेस का नाम है ई-कॉम वेबसाइट। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी करके वहां पे जाता हूँ और उसके अंदर पास कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हटाएंगे और इसकी जगह पास कर देंगे। और दूसरा है यूजर, तो ई-कॉम वेब नाम का मैंने नाम दिया था यूजर का, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और तीसरा है आपका पासवर्ड। अगर तीनों चीज में कोई भी अगर गलत होगा तो वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि डेटाबेस से जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो डेटा वेबसाइट पे आएगा नहीं। और मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डीबी नेम देना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। होस्ट अपने को चेंज नहीं करना, होस्ट लोकल होस्ट ही रखना है। अगर आप विंडो सर्वर पे वेबसाइट को लाइव कर रहे हैं तो होस्ट का नाम भी चेंज करना पड़ सकता है। तो होस्ट तभी चेंज करना है जब अपना क्या है, विंडो सर्वर है। अभी देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर होस्ट देखते हैं तो लोकल होस्ट ही दिखाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं वेबसाइट को क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो आपकी वेबसाइट लाइव होगी। और लाइव होने के बाद आपका पूरा का पूरा डेटा देखिए डिजिटल तैयारी .in पे पूरा का पूरा डेटा क्या हो रहा है, एक फॉर्मेट में अपने पास दिख रहा है। अगर आप पेजेस देखेंगे तो पेजेस पे आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से शॉप वाले पेज पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूआरएल्स में प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए यहाँ पे मिल नहीं रहा है। अगर यूआरएल्स इसको मिल नहीं रहा है तो अपना काम क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। आप यहाँ से क्या करेंगे, एडमिन को ओपन करेंगे। तो एडमिन को ओपन करने के लिए इसके आगे आपको wp-admin लगाना है, क्योंकि हमने डोमेन पे इसको क्या कर दिया, ले गए हैं। एडमिन का यूआरएल क्या होगा, आपके डोमेन का नाम /wp-admin, और यूजर नेम पासवर्ड वही होगा जो हमने दिया था। तो मैं यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। अपने को परमा लिंक्स की सेटिंग्स को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप वेबसाइट को लाइव करते हैं तो ये इनर पेज के यूआरएल को कॉल नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। देखिए सेटिंग्स में जाके परमा लिंक की सेटिंग पे जाते हैं। अब परमा लिंक की सेटिंग पे सबसे पहले अपने को प्लेन करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब प्लेन करने के बाद मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। जैसे मैंने इसको प्लेन पे करके क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाके पहला पेज क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, मतलब अपना मेन वेबसाइट का पेज ओपन कर देंगे, मतलब होम पेज ओपन करेंगे। अब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पेज ओपन हो जाएगा। देखिए पेज ओपन हो रहा है, आपके सामने दिख भी रहा है, वही पेज ओपन हो रहा है जो हमने लोकली बनाया था। अब आपको क्या करना है, फिर से परमालिंक को पोस्ट नेम पे कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से आप कहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और होम पेज को ही ओपन करेंगे। यहाँ से होम पेज को ओपन करने के बाद फिर से आप अबाउट को ओपन करेंगे तो आपका इनर पेज अब कॉल होने लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका इनर पेज काम ना करे। तो आप जब भी प्रोजेक्ट को सेट करें, सेट करने के बाद एडमिन में परमालिंक में पहले आपको प्लेन करना है, फिर प्लेन करने के बाद पोस्ट नेम से कर देना है। तो आपके अंदर के पेजेस क्या होने लगेंगे, कॉल होने लगेंगे। तो ये अपना लाइव का प्रोसेस था। देखिए लाइव के प्रोसेस में आपको क्लियर ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने को
डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है, डेटाबेस से रिलेटेड काम कहां पे होगा, आपके यहाँ पे MySQL डेटाबेस विजार्ड में। यहां से आपको डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, डेटाबेस बनाना है, यूजर बनाना है, पासवर्ड, उन तीनों को आपको एक जगह रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, लोकली डेटाबेस जो आपने बना रखा उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद उसके अंदर की यूआरएल को चेंज करना है, यूआरएल को चेंज करके लाइव डेटाबेस पे क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। तो डेटाबेस से रिलेटेड काम खत्म हो जाएगा। फिर अपने को htdocs में जाना है, उस फोल्डर का क्या बनाना है, जिप बनाना है। जिप बना के आपको फाइल मैनेजर में जाके पब्लिक HTML के अंदर इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद पूरा का पूरा अंदर का डेटा क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर का पूरा डेटा मूव करके आप पब्लिक HTML में ले आएंगे, और जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा वो आप WP config के अंदर सेट कर देंगे। WP config में सेट करने का मतलब यहाँ पे आपको DB का नेम देना है, यहाँ पे आपको यूजर का नेम, और यहाँ पे पासवर्ड जो हमने फर्स्ट टाइम में ही रख लिया था। उसके बाद जब आप वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, यहाँ पे दिख जाएगी, और ये पूरी लाइव डोमेन पे चल रही है। तो ये अपना प्रोसेस था जो हम क्या करते हैं, लोकली से क्या करते हैं, लाइव सर्वर पे वेबसाइट को करते हैं। तो हम cPanel के थ्रू भी कर सकते हैं, या हम GoDaddy के थ्रू भी अंदर से cPanel को ओपन करके क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि मैं लोकल पे बनी हुई वेबसाइट को लाइव सर्वर पे कैसे लेके जाऊंगा, क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और डोमेन्स कहां पे आएगा, होस्टिंग का पैनल कहां से आएगा, होस्टिंग के पैनल में डेटाबेस कहां से क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज।